नमस्कार मित्रों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पॉलिटी पॉइंट के ऊपर एनसीईआरटी 12th क्लास का भी आज कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। एनसीईआरटी 12th क्लास समकालीन विश्व में राजनीति वाली किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये पुस्तक आपके 12वीं क्लास बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ में स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी अच्छा साबित होगी। चलो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, समकालीन विश्व राजनीति की जो शुरुआत होती है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद में मानी जाती है। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1939 से लेकर 1945 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो हम सब जानते हैं कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य होता है। अच्छा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र ये दो गुट बने हुए थे पूरी दुनिया में। उस समय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो ग्रुप बन गए थे अपने आप में। देखो, दो ग्रुपों के बीच में ही लड़ाई होती है। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, एक अकेला देश कुछ नहीं कर सकता था। ये पूरी दुनिया का था, विश्व युद्ध था, इसलिए दो ग्रुपों में दुनिया के अधिकांश देश बटे हुए थे। इन ग्रुपों का जो नेतृत्व करने वाले उस समय के जो ताकतवर देश थे, हम थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। देखो, उस समय एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का, एक ग्रुप था धुरी राष्ट्रों का। अच्छा, मित्र राष्ट्रों में यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, ये एक इनका अलग गुट था। एक गुट जो था वो धुरी राष्ट्रों का था, जर्मनी, जापान और इटली। तो ये दो ग्रुप बने हुए थे और दोनों ग्रुपों के बीच में ये दूसरा विश्व युद्ध का दौर चलता है। देखो, जो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था, इस विश्व युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें मित्र राष्ट्र जीते थे और धुरी राष्ट्र इसमें क्या हो गए थे, हार गए थे। मित्र राष्ट्र जीते थे और धुरी राष्ट्र इसमें हार गए थे। पर इसमें थोड़ी सी एक रोचक कहानी है। इसमें रोचक कहानी यह है कि जब ये दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, इसकी जो समाप्ति जो हुई थी, उस समाप्ति के दौरान दुनिया में एक ऐसी हलचल पैदा हुई कि उस हलचल ने एक प्रकार से समकालीन विश्व की राजनीति से संबंधित जितने भी व्याख्यान होते उनमें चर्चा हो रही थी उस समय कि शायद एक विश्व राजनीति में एक नया बड़ा उलटफेर होने वाला है। और उसका कारण ये था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के जो देश थे, इनमें एक तो अमेरिका और एक सोवियत संघ, ये दोनों उस समय की उभरती हुई शक्तियां थी। ये दोनों उस समय की उभरती हुई महाशक्तियां थी मतलब। अच्छा, इसकी बात करें तो देखो, पहली चीज तो जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, एक चीज का ध्यान रखना, दूसरे विश्व युद्ध का जो अखाड़ा माना जाता है, दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था इसका अखाड़ा था यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप था? यूरोप महाद्वीप था। मतलब पूरा का पूरा जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, आप लोगों के सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे नक्शे के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बात करें तो जैसे यहाँ पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे है सोवियत संघ, रूस वाला पूरा का पूरा इलाका ये है, मतलब ठीक है। और ये मैं यहाँ पे थोड़ा मार्कर से ऐड कर रहा हूँ, ये वाला जो महाद्वीप है ये पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप आता है यहाँ पे, ये मैंने मार्कर से ऐड कर दिया है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये हुआ था पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप के अंदर, क्योंकि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सारे देश इधर आ जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जापान की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इंडिया के ऊपर चाइना आ जाता है और चाइना के पास में यहाँ पे एक देश है जापान। अब थोड़ी सी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेने वाला एक तो ये था जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है और एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जापान। ये दो देश अलग महाद्वीपों के हैं, बाकी पूरे की पूरी बड़ी जो शक्तियां थी वो यूरोप महाद्वीप में स्थित थी। मतलब अब इन तीनों जगह से जो लड़ाई हुई दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, उसमें एक कहानी ये बनती है कि जब युद्ध समाप्ति की तरफ था, युद्ध खत्म होने की कगार पे चल रहा था, तो इसकी समाप्ति किस प्रकार से हुई, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। इधर सोवियत संघ ने जर्मनी को जीत लिया था, सोवियत संघ ने जर्मनी को जीत लिया था और लगभग यूरोप महाद्वीप में एक प्रकार से युद्ध शांति की तरफ था कि युद्ध खत्म हो रहा है। उसी से कुछ समय पहले यहाँ पे जापान के द्वारा एक यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे एक द्वीप होनोलुलु द्वीप है, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें नक्शे के अंदर पूरा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे एक द्वीप होता है होनोलुलु द्वीप, ठीक है। और वहां पे पर्ल हार्बर के ऊपर, जहाँ पे अमेरिका का नौसैनिक अड्डा स्थापित था, मतलब तो पर्ल हार्बर के ऊपर जापानियों के द्वारा जैसे ही हमला होता है, उस हमले का बदला लेने के लिए
अमेरिका ने यानी यूएसए ने यहां से डायरेक्ट परमाणु मिसाइलों का हमला कर देता है जापान के ऊपर। कहां पे हमला कर देता है? जापान के ऊपर हमला कर देता है। अच्छा, जापान की जो दो शहरों के, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इसने परमाणु हमला किया था। और ये जो परमाणु हमला जो किया था, इससे जापान के दोनों शहर समूल नष्ट हो गए थे। मतलब कुछ उस समय के अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक माने जा रहे थे, वो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका को ये हमला करने की जरूरत नहीं थी। मतलब अमेरिका ने कहा था कि हम दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की इस मार से बचाने के लिए हमने ये हमला किया था यहाँ पे। मतलब ऐसे कुछ मायने थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। वास्तविकता यह है कि अमेरिका का हमला करने का जो मकसद था वो अलग था। मतलब अमेरिका का ये मकसद था कि मैं परमाणु संपन्न हूं, और अमेरिका का ये हमला जो था ये सीधा संकेत सोवियत संघ की तरफ था कि हम परमाणु संपन्न हैं, हमारे पास परमाणु हथियार हैं, हम दुनिया के किसी भी देश की व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका में स्थित अमेरिका नामक देश डायरेक्ट एशिया महाद्वीप में स्थित जापान को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब यह था अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा था, क्योंकि युद्ध तो समाप्त हो चुका था। एक प्रकार से बात करें तो जापान जो था, जापान ने सरेंडर कर दिया था फरवरी 1945 में, हार मान ली थी कि भाई हम युद्ध हार चुके हैं, पर फिर भी अमेरिका ने हमला किया था। हमला करने का इसका मकसद ये था कि अमेरिका सीधा सीधा सोवियत संघ को यह संकेत दे रहा था कि हम दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति होंगे, हम ही इस मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में दूसरे विश्व युद्ध के इकलौते बादशाह बनेंगे, हम ही विश्व के विजेता बनेंगे। तो ये कुछ एक ऐसा संकेत दे रहा था। मतलब तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के मध्य हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध का जो अखाड़ा माना जाता है वो यूरोप महाद्वीप माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति में दूरी राष्ट्र हार जाते हैं, मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। और जैसे ही मित्र राष्ट्र जीतते हैं यानी कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, दुनिया में दो महाशक्तियों का क्या होता है? उदय होता है। और वो दोनों महाशक्तियां कौन सी होती? हम सब जानते हैं, यूएसए और सोवियत संघ। यूएसए और सोवियत संघ। देखो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो ये पहला पार्ट हट चुका है, पहला जो लेसन है वो हट चुका है, पर इस पूरी किताब की प्रकृति को समझने के लिए हमें इन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि इनके बगैर आगे की कहानियां हम नहीं समझ सकते हैं। तो जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो दुनिया में दो महाशक्तियों का जन्म होता है, दो महाशक्तियों का उदय होता है। और ये जो दोनों महाशक्तियों का जो उदय होता है, थोड़ा ये तो देख लेना, परमाणु हमला हुआ था हिरोशिमा नागासाकी पे। जो परमाणु बम थे उनके गुप्त नाम रखे गए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन। लगभग 10 से 15 किलोटन के बम थे। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर है, वहां पे परमाणु हमला हुआ था। ये कहानी मेरा जहां तक विचार है आप लोगों की समझ में आ गई होगी यहाँ तक। बस इसमें और कुछ बड़ी चीजें नहीं है, ये इसका मुख्य फैक्ट है। अब आता है शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार की जो शुरुआत होती है कि जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है और शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। और शीत युद्ध का जो दौर शुरू होता है वो होगा यूएसए और सोवियत संघ के मध्य। अब शीत युद्ध का जो दौर शुरू हुआ, देखो मैं इधर वाले इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं कुछ ऐड करने के लिए। शीत युद्ध का जो दौर खत्म होता है, शीत युद्ध का दौर दूसरे विश्व युद्ध का जो खत्म होता है, उसके बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ये शीत युद्ध चलता है 1945 से 1990 तक। ये दो महाशक्तियों के बीच में चलता है, यूएसए और सोवियत संघ के मध्य चलता है, सोवियत संघ के मध्य चलता है। ये जो शीत युद्ध का जो दौर चला था, यह शीत युद्ध क्या होता है? देखो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो शीत युद्ध जो शब्द है, इस शीत युद्ध शब्द की जो रचना की थी वो किसने की थी? बर्नार्ड बारूच नाम का कोई एक व्यक्ति था, उसने शीत युद्ध शब्द गढ़ा था, बनाया था। तो शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध अपने आप में एक ऐसा माहौल था कि पूरी दुनिया अपने आप में एक सत्ते के अंदर चल रही थी। मतलब कि पता नहीं कब क्या हो जाए,
क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां अपने आप में ये साबित करने पे तुली हुई थी कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति हम हैं। यानी पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ भी इसी से माना जाता है। तो इसमें मुख्य बात निकल के आती है कि शीत युद्ध का जो चला था, जो सिस्टम चला था, ये अपने आप में शांति के माहौल में एक अशांति का माहौल बना हुआ था। शांति के माहौल में एक अशांति का माहौल बना हुआ था। शीत युद्ध की अगर हम बात करें तो शीत युद्ध की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि शीत युद्ध अपने आप में हथियारों से नहीं लड़ा जाने वाला एक युद्ध था। इसमें हथियार ना चलाकर जुबान चलाई जा रही थी। इसमें हथियार ना चलाकर जुबान चलाई जा रही थी। यह अपने आप में एक हथियारों की होड़ थी। यह अपने आप में कहती है कि हथियारों की होड़ भी थी। हथियारों की होड़, मतलब शीत युद्ध ने काहे को जन्म दिया? हथियारों की होड़ को भी जन्म दिया था, क्योंकि दोनों के बीच में आपस में हथियारों का संग्रहण करने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत तेज गति से चल रही थी। दोनों ने पूरी दुनिया के देशों को दो खेमों में बांटने का प्रयास किया था। एक देखो, अब जो यूएसए था, इनके बीच में एक विचारधारा की लड़ाई भी चल रही थी। जैसे हमने पहले लिखा था पूंजीवाद समाजवाद। यूएसए जो था, यूएसए की जो विचारधारा थी वो विचारधारा थी पूंजीवाद, ठीक है। सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो विचारधारा थी समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर ये दोनों महाशक्तियां पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट रखी थी। इनको अपन दो खेमे यह भी होता है, जैसे पूंजीवाद की बात करें यानी अमेरिका वाले खेमे की बात करें तो ये थे पश्चिमी गुट, इसको हम क्या कह सकते हैं? पश्चिमी गुट। और ये था पूर्वी गुट या पूर्वी खेमा भी बोल सकते हैं। इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ कर रहा था, पश्चिमी गुट का नेतृत्व यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। ये जो दौर चला ये पूरा का पूरा एक इतना लंबे समय तक चलने वाला दौर था कि इसमें 1945 से लेकर 1990 तक पूरी दुनिया एक अशांति, मतलब शांति का माहौल का नाम था, बाकी एक अशांति बनी हुई थी। दुनिया को ये महसूस हो रहा था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है। और देखो जो शीत युद्ध जो चला था ना, ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये पूरा की पूरी प्रक्रिया इस यूरोप महाद्वीप के अंदर होती है। यही इसका अखाड़ा होता है, ये इसका क्या होता है? अखाड़ा होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि शीत युद्ध की क्या परिभाषा होती है। तो शीत युद्ध अपने आप में हथियारों से लड़ाई ना लड़के या प्रत्यक्ष रूप से हथियार ना चलाकर, ये अपने आप में जुबानी जंग थी। ये कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं था, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, यह आपसी हथियारों की होड़ थी, ये पूरी दुनिया को दो ग्रुपों में बांटने की लड़ाई थी। ये दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल कर रहे थे, मतलब उनको साथ लेकर ये काम कर रहे थे। ये शीत युद्ध का दौर चला था। मतलब अब हम एक चीज और देखते हैं, इसी शीत युद्ध का जो दौर चला था इसमें एक बहुत बड़ी एक घटना घटती है जिसको शीत युद्ध का हम चरम बिंदु भी कहते हैं। और वो जो घटना घटी थी वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा का मिसाइल संकट। बस शीत युद्ध में कुछ नहीं है, बस दो तीन फैक्ट याद रखो। शीत युद्ध कब से कब तक चला? 1945 से 1990 तक चला। किन के मध्य चला? यूएसए और सोवियत संघ के मध्य चला। किस चीज को लेके चला? ये पूंजीवादी और साम्यवादी जैसी विचारधाराओं को लेके चला। ये आपसी प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था, यह आपसी प्रतिद्वंद्विता का युद्ध था। इसमें किसी भी प्रकार से कोई खून खराबा नहीं हुआ था। ये शांति के बीच में एक अशांति का माहौल बना हुआ था, जिससे कि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो सकता है, कभी भी परमाणु युद्ध स्टार्ट हो सकता है। पर इन दोनों के बीच में एक नीति चलती है राजनीति विज्ञान में, अपरोध की नीति। अपरोध की नीति, और इस अपरोध की नीति को माध्यम मानकर दोनों महाशक्तियों ने अपरोध का जो तात्पर्य होता है, इसका मतलब होता है रोको और संतुलन बनाए रखो बस। यानी दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या था? रुका हुआ एक संतुलन था। मतलब दोनों एक दूसरे की परमाणु शक्तियों से रूबरू थे, दोनों को पता था कि दोनों परमाणु संपन्न है, अगर ये हमला करता तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो इस माहौल में ये दोनों महाशक्तियां कोई प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ती है। हाँ, इनके नुमाइंदे छोटे देशों के बीच में कुछ घटनाएं घटती रहती है। कुछ एक ऐसा माहौल भी बना था, एक बहुत बड़ा जो माहौल बना था शीत युद्ध का, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और उसकी चर्चा के लिए हम थोड़ा सा एक बार इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखो, इसमें एक संकट चलता है क्यूबा।
इसमें एक शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना गया था? एक प्रश्न आ जाता है सीधा सीधा, शीत युद्ध का चरम बिंदु। अब इसमें आपको क्या देखना है, शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो इसका इतना सा नाम आएगा, क्यूबा का मिसाइल संकट। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता, क्यूबा मिसाइल संकट का संबंध कैसे था? शीत युद्ध से था। अच्छा, ये जो क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। क्यूबा मिसाइल संकट, ये जो घटना थी ये लगभग ये 1961 की घटना है। 1961 की ये घटनाएं हैं। 1961 में क्यूबा जो मिसाइल संकट हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट की जो शुरुआत होती है वो 1961 में इसके ऊपर बातचीत शुरू हो गई थी। बाकी वाकई में क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 में होता है। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट का मैं थोड़ा सा नक्शे पे आपको इधर थोड़ी सी कुछ चीजें बता देता हूँ, बाकी फिर मैं इधर समझा दूंगा। देखो, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका देश स्थित है, यहाँ पे सोवियत संघ स्थित है, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है क्यूबा, छोटा सा एक देश स्थित है क्यूबा। ये क्यूबा वही है जिसको चीनी का कटोरा भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्यूबा एक द्वीपीय देश स्थित है। यहाँ पे सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा को अपना एक मित्र बना लिया जाता है, छोटा एक मित्र देश बन जाता है, और सोवियत संघ ये चाहता है कि मैं क्यूबा को दोस्त बनाने की वजह से अमेरिका मेरे बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा, मतलब। और सोवियत संघ ने 1962 में क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात कर लेता है। ऐसे मतलब ये जो परमाणु मिसाइलें तैनात होती है, इससे पूरा का पूरा अमेरिका कवर हो जाता है, पूरा का पूरा अमेरिका इसमें कवर हो जाता है। और इस कवर होने की वजह से ही ये अमेरिका को पता चलता 3-4 हफ्ते बाद में, क्योंकि इसको पहले उस समय इसको पता ही नहीं चला था कि ऐसी कुछ घटनाएं हो रही है। और इसका पता चलने के बाद में अमेरिका के द्वारा भी इन परमाणु मिसाइलों को, जो अटलांटिक महासागर में होती हुई ऐसे परमाणु मिसाइलें आ रही थी, सोवियत संघ के द्वारा भेजी जा रही थी, इनको रोकने के लिए अमेरिका भी अपने युद्धक विमान या अपने जहाजी बेड़ों को यहां से ऐसे रवाना कर देता है। और इसके रवाना होते ही ये वापस इनके बीच में वार्तालाप होती है, और ये सोवियत संघ अपनी मिसाइलों को वापस यहीं से रोक लेता और यू टर्न कर लेता है। ये जो घटना थी, इस घटना से पूरी विश्व सहम गया था कि अब परमाणु युद्ध होना बिल्कुल संभव है। पर जैसे ही सोवियत संघ के नेताओं के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि हम अपनी मिसाइलों को वापस ले रहे हैं, लेते ही दुनिया चैन की सांस ले लेती है, और एक प्रकार से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच जाती है। यह था क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखो, क्यूबा मिसाइल संकट की मैं कुछ एक चीजें यहां पे लिख देता हूं। 1962, 3 देशों का ध्यान रखना इस पूरे संकट को समझने के लिए। एक तो देश था क्यूबा, एक था यूएसए, और एक था सोवियत संघ। एक क्या था? सोवियत संघ। तारीख याद करनी है 1962, क्यूबा मिसाइल संघ। क्यूबा के उस समय राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, फिदेल कास्त्रो। और अमेरिका के थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव। ये कहां के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब देखो इसमें कहानी क्या है। 1962 का समय आपको याद क्या रखना है। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। उस समय क्यूबा का राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो था, यूएसए का जॉन एफ कैनेडी था, सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव था। इसमें हुआ क्या था आप सबको मैं नक्शे में बता चुका हूं। यहाँ पे स्थित ये एक प्रकार से उत्तरी अमेरिका देश है, यहाँ पे क्यूबा स्थित है, और यहाँ पे अटलांटिक महासागर आ जाता है, और यहाँ पे यूरोप महाद्वीप, और ये सोवियत संघ वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 1962 में सोवियत संघ के द्वारा, यानी यूएसएसआर, और ये हो गया अपने यूएसए, और यहां से ये परमाणु मिसाइलें यहां पे भेजता है, और ये क्यूबा है, क्यूबा में ऐसे मिसाइलें तैनात कर देता है। यूएसए को पता चलता है लगभग 4 से 5 हफ्तों के बाद में पता चलता है, और जैसे ही पता चलता है यूएसए के द्वारा इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए अपने जहाजी बेड़े को यहां से रवाना कर दिया जाता है। ये रवाना होता है, इनके बीच में वार्तालाप होती है, और ये लोग ये चीज समझ जाते हैं कि अगर इधर से और इधर से दोनों तरफ से अगर परमाणु हमला होता है तो पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध से भी भयानक तबाही मच जाएगी।
और ये अपने मिसाइलों को वापस यू टर्न कर लेते हैं और ये ले जाते हैं और ये क्यूबा मिसाइल संकट टल जाता है, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच जाती है। और यही क्यूबा का मिसाइल संकट था और यही शीत युद्ध का चरम बिंदु भी यहीं से माना जाता है। ये था अपने आप में क्यूबा का मिसाइल संकट, ये इसकी एक शुरुआत थी। और ये समकालीन विश्व राजनीति की जो अपन चर्चा करते हैं इसमें लगभग लगभग सारी चीजें यहीं पे आ जाती है। अब इसके बाद में एक 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 फैक्ट और बनता है। अब इसको तो यहीं तक समझ लेना, अब मैं एक नई चीज और बता रहा हूं। अब शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों के द्वारा यानी यूएसए और सोवियत संघ, यूएसए और सोवियत संघ के द्वारा इसमें कुछ गुट बनाए जाते हैं। जैसे अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़ा गुट बनाया जाता है जिसका नाम होता है नाटो, जिसका नाम क्या होता है नाटो। और सोवियत संघ के द्वारा बनाया जाता है उसका नाम होता है वार्सा पैक्ट। इसका क्या नाम होता है वार्सा पैक्ट। ये अपने आप में एक ऐसा संगठन होता है। देखो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1949 में, अप्रैल 1949 में हुई थी। ठीक है, इसमें लगभग उस समय 12 देश शामिल थे। नाटो में कितने देश शामिल थे उसमें 12 देश शामिल थे। नाटो के जो देश थे, ये नाटो के देश, इनको हम पश्चिमी गठबंधन भी कहते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं पश्चिमी गठबंधन भी कह सकते हैं। वार्सा पैक्ट जो था ये 1955 में बना था, ये 1955 में बना था। और लगभग इसमें लगभग 15 पता नहीं 27 ऐसा कुछ इसमें देश स्थित है। वार्सा जो पैक्ट बना था 1955 में, इसमें लगभग ये वैसे तो सोवियत संघ के जो देश थे वो लगभग 15-16 देश थे। इसमें 15-16 देशों का अपने आप में एक ग्रुप था ये। और ये जो गुट है इसको हम पूर्वी गठबंधन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पूर्वी गठबंधन इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो गुट बनाए गए थे इनका मतलब ये था कि नाटो में शामिल सभी 12 देश, अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये सभी के ऊपर सामूहिक हमला माना जाएगा और सारे साथ मिलकर यूरोप महाद्वीप में वार्सा पैक्ट से या पूर्वी गठबंधन का सामना करेंगे। तो इनकी क्या थी कि सभी देश सामूहिक रूप से एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सामूहिकता के साथ सामूहिकता में रहेंगे, सामूहिकता में रहेंगे। और यूरोप में वार्सा के जो भी देश है, पूर्वी गठबंधन के जो देश है, उनसे मुकाबला करेंगे। और जो वार्सा पैक्ट था इसके अंदर जो शामिल देश थे इनका भी जो उद्देश्य था वो ये था कि नाटो के देशों से यूरोप में मुकाबला करना, नाटो के देशों से यूरोप में मुकाबला करना, ये इनका मुख्य काम बना हुआ था। ठीक है, ये सारी की सारी परिघटना उस समय चल रही थी। अब ये आता है कि जब ये दोनों जब महाशक्तियां थी तो इनको छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? भाई जब इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं तो इनको छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? ये भी एक रोचक क्वेश्चन बन जाता। देखो इसके अलावा यूएसए ने कुछ और भी संगठन बनाए थे, जैसे सेंटो CENTO, ये भी इसके कुछ संगठन थे मतलब। ठीक है, और वार्सा वाला जो पैक्ट वाला जो था ना, इसने भी कुछ अपने जैसे चीन, भारत का तो उसमें आप नाम नहीं लिखो तो ठीक रहेगा। चीन हो गया, चीन, मंगोलिया, ताइवान, इनके साथ ये भी अपना एक एशिया महाद्वीप के देशों में अपना एक और अलग संगठन बना रखा था। मतलब ये अपने आप में एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बनी हुई थी, सैन्य गुट बन रहे थे। ये नाटो क्या था? अमेरिका का एक सैन्य गुट था। वार्सा पैक्ट क्या था? ये सोवियत संघ का सैन्य गुट था। इसका नेता कौन था? वार्सा पैक्ट का सोवियत संघ था, जबकि नाटो का नेता कौन था? यूएसए था। तो ये प्रोसेसिंग इनके बीच में चलती रहती है। तो ये एक चीज, ये थोड़ा फैक्ट ये भी थोड़ा देख लेना। अब बात आती है कि नाटो में और वार्सा पैक्ट को बनाने की इनको जो आवश्यकता पड़ी थी वो क्यों पड़ी? इसके बीच में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि महाशक्तियों को छोटे देशों से
महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करना पड़ा? देखो, अमेरिका, सोवियत संघ, दूसरे विश्व युद्ध के विजेता, दुनिया के किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को ये प्रभावित करने वाली महाशक्तियां थी, परमाणु संपन्न थे, इनके पास अच्छा खासा इनका आर्थिक मॉडल भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग थे। फिर ये छोटे छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखते थे? कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जब ये महाशक्तियां थी तो इनको छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? देखो, छोटे देशों की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी, इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक चीज तो आती है महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता। महत्वपूर्ण संसाधन। एक दूसरा जो आता है वो आता है भू क्षेत्र। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है सैनिक ठिकाना। पहली चीज सैनिक ठिकाने बनाने के लिए। एक आता है आर्थिक मदद। महाशक्तियों को छोटे देशों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये इनको अपने साथ क्यों लेके आए? इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन, एक तो इनको महत्वपूर्ण संसाधनों की इनकी पूर्ति हो जाती थी, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, गैस हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी ऐसे प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ। भू क्षेत्र की भी इनको आवश्यकता पड़ती थी। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका है, इधर सोवियत संघ था, इन दोनों के बीच में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, उसके लिए इनको एक अपना जगह बनाने के लिए इनको जमीन की जरूरत पड़ी, तो ये यहां पे आ गए, मतलब क्योंकि जमीन की जरूरत पड़ गई क्यूबा के अंदर। एक आता है जैसे सैनिक ठिकाने, इन्होंने अपना ये जो सैनिक ठिकाने हैं, ये सैनिक ठिकाना बनाने के लिए, महाशक्तियों को जासूसी करने के लिए, अपने आप में एक दूसरे की जासूसी करने के लिए, अपने सैनिक अड्डे बनाने के लिए, मतलब सैनिक अड्डे स्थापित कर सके। जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्यूबा के अंदर सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात की थी, ये अपने आप में इसका एक सैन्य ठिकाना बन गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक चीज आती है कि जब कभी भी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़े, यानी कि अगर युद्ध की स्थिति है, युद्ध की स्थिति में आर्थिक मदद भी ये देश करते रहते हैं। जैसे सोवियत संघ और क्यूबा में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे सोवियत संघ की जब सेना रहेगी तो क्यूबा में स्थित देश में, क्यूबा में सोवियत संघ की सेना के लिए खाद्यान्न की पूर्ति, राशन की पूर्ति सोवियत संघ यहाँ इतनी दूर ना करके क्यूबा से ही उनको खाद्यान्न और आर्थिक मदद की पूर्ति वो करता रहता है। तो ये एक ऐसा फैक्ट था, तो इसमें इन महाशक्तियों को इनकी जरूरत पड़ती है, मतलब ये एक बहुत बड़ा इसमें फैक्ट था। अब इसके अलावा एक हाथ छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन और भी बन जाते हैं अपने इनसे संबंधित। जैसे एक प्रश्न ये बनता है कि बर्लिन की दीवार का प्रश्न भी बनता है, ठीक है। तो बर्लिन की दीवार का भी आपको पता होना चाहिए कि बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी, बर्लिन की दीवार। और बर्लिन की दीवार 1989 में, बर्लिन की दीवार कब गिरी? 1989 में बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया जाता है? गिरा दिया जाता है। ये यूरोप महाद्वीप में था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, पूर्वी वर्सेज पश्चिमी बर्लिन, दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी रहती है, मतलब ऐसे, ठीक है। पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, इन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी की जाती है 1961 में। ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। शीत युद्ध का प्रतीक किसको माना जाता है? शीत युद्ध का, देखो ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है? शीत युद्ध का प्रतीक किसे माना गया है? तो इसका उत्तर आएगा बर्लिन की दीवार को माना गया था। काहे को माना गया था? बर्लिन की दीवार को माना गया था। ये दीवार 1961 में खड़ी होती है और 1989 में इस दीवार को गिरा दिया जाता है। और 1989 में ये बर्लिन की दीवार जैसे गिरती है, 1989 के बाद में 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। बर्लिन की दीवार के बाद में जर्मनी का एकीकरण 1990 में हो जाता है, एकीकरण। ये भी ध्यान रखना, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था?
बिस्मार्क ने। जैसे अपने भारत में रियासतों का एकीकरण, भारत के सभी राज्यों का एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम भारत का बिस्मार्क इसीलिए कहते हैं। उसी प्रकार से जर्मनी का जो एकीकरण का काम था वो किसने किया था बेटा? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, ये इसके अपने कुछ छोटे मोटे देशों की कंडीशंस थी। अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक दो शब्दावली और आती है। एक चीज आती है मार्शल योजना। मैं थोड़ा सा इधर ही समझा देता हूं, या आप चीजें समझते रहना। मतलब मैं वो फैक्ट बता रहा हूं जो आपको देखने और याद करने, और कोई बड़ी चीजें इसमें आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। मतलब मार्शल योजना, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना कुछ नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका के द्वारा दी गई सहायता, बस और कुछ नहीं। प्रश्न आता है शॉर्ट, मार्शल योजना क्या है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरा यूरोप बिखरा हुआ था, ध्वस्त हो चुका था, उस समय अमेरिका के द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूरोप महाद्वीप के पुनर्निर्माण के लिए जो सहायता दी गई थी, उसी को हम क्या कहते हैं? मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखो ये अपना एक टॉपिक था पहले पार्ट की जो हमने शुरुआत की थी, यही शुरुआत थी। अब हम इसके साथ साथ भी शायद अपना ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। अब इसी में एक चीज और पढ़ेंगे हम, लेकिन वो टॉपिक मैं आपको पहले बता देता हूं। इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, देखो मैंने बताया था ये जो है ये अपना पार्ट 1 है, मतलब पहला पार्ट है, और पहले पार्ट को मैं 2 बार में पूरा करवाऊंगा। मैंने यहां तक की कहानी समझा दिया आपको, मैंने दूसरा विश्व युद्ध समझा दिया, क्यूबा मिसाइल संकट समझा दिया, मां शक्तियों की होड़ समझा दी, सारा चीज समझा दिया। अब एक नई चीज और बच जाती है अपने इसमें, गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता हम अगले टॉपिक में करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसके साथ में हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। क्योंकि वैसे गुट निरपेक्षता कोई बड़ी चीज नहीं है, पर इसको थोड़ा अलग समझेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे इसका भी हम, क्योंकि गुट निरपेक्षता थोड़ा सा विशेष टॉपिक है। ये इसके साथ साथ में अपने को अलग से भी प्रभावित करने वाला टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, हम इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी आपको और भी बढ़िया तरीके से गुट निरपेक्षता को अलग से इसी के सेकंड पार्ट में हम डालने का प्रयास करेंगे। तो ये था समकालीन विश्व राजनीति का पहला पार्ट अपना, जिसमें अपने को केवल समकालीन विश्व राजनीति का परिदृश्य समझना था बस। अब फैक्चुअल प्रश्न हम जब प्रश्नोत्तरी करवाएंगे तब उसमें और भी अलग अलग प्रश्न में निकालूंगा, मतलब जो प्रश्न बना बना के हम समझा देंगे, मतलब ठीक है। और नक्शे के हिसाब से मैंने जो समझाने का आपको प्रयास किया है, वो नक्शे के हिसाब से मैंने आप लोगों को पूरा स्पष्ट नहीं दिखा होगा खैर भले, पर मैं ये आपको बोर्ड पे भी वैसे बना बना के बता दिया था। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आगे हम देखेंगे अपने इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की जितने भी तैयारी करने वाले आपके विद्यार्थी, उन तक भी अपनी सूचनाएं पहुंचाते रहना। इसके साथ साथ में कॉलेज व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी इसको देखेंगे, तो उनके लिए भी IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है वो लगभग पर्याप्त मात्रा में मैं क्लियर करवा रहा हूं। बाकी कुछ चीजें हैं वो प्रश्नोत्तरी में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।